शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत में अबाध संचारण की स्वतंत्रता, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। परंतु बाद की जो 3 अधिकार दिए गए हैं उसका मैं विरोध करता हूँ, उनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। कौन से? देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता हटा दी जानी चाहिए, संपत्ति धारण करने के अधिकार को हटा दिया जाना चाहिए और कोई भी व्यवसाय, वृद्धि, आजीविका, रोजगार करने की स्वतंत्रता को हटा देना चाहिए, क्योंकि हनुमंतैया कहते हैं कि यह मूलाधिकार नहीं है, ये तो सरकारी पॉलिसी है। सरकार इस पर नीति निर्धारण करेगी, इनको संविधान के मूलाधिकार में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। मैं यह कह सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड और आयरलैंड के अतिरिक्त अन्य किसी देश में इन 3 अधिकारों को मूलाधिकार नहीं माना गया है, मूलाधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए इन अधिकारों को यहाँ से हटा देना चाहिए। यह व्यवसाय स्वतंत्रता का अधिकार क्यों रखा गया है? इस देश में जाति व्यवस्था विद्यमान थी, है, और जाति व्यवस्था में जो निम्न स्तर के लोग हैं वो व्यवसाय से बन जाते हैं। भंगियों ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। महारों ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। नाई ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। अन्य कोई व्यवसाय वह कर नहीं सकते थे और इसीलिए इस प्रकार के प्रावधान उस समय की परिस्थिति को देखकर रखे गए। परंतु हनुमंतैया जी नहीं चाहते कि इस प्रकार से व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त हो और अन्य देशों का उदाहरण देते हैं। अन्य देशों का उदाहरण देते समय उन्होंने यह भी कहना चाहिए कि भारत में जो जाति व्यवस्था विद्यमान है, यह जातियाँ प्रायः एक विशिष्ट व्यवसाय से, ब्राह्मण क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय क्या करेगा, लड़ेगा। वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र कृषि करेगा और जो अवर्ण है वो चारों वर्णों की सेवा करेंगे। यह व्यवस्था किसी और देश में नहीं है, यह नहीं कहते हनुमंतैया जी। इस कथन के लिए मुझे क्षमा कर दिया जाएगा कि जिन व्यक्तियों ने इन संवैधानिक प्रस्तावों की रूपरेखा बनाने का कार्य किया है उनमें से अधिकांश समाज के सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति है। किस प्रकार का पूर्वग्रह रखते हैं ये लोग। क्या कहते हैं, भाई जिन्होंने मसौदा बनाया है वो सारे ही उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे ही उच्च वर्ग के लोग हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर कौन से उच्च वर्ग से आते हैं भाई? मसौदा समिति के अध्यक्ष स्वयं अछूत थे, स्वयं अछूत थे, शेड्यूल अछूत थे, अनटचेबल थे। और फिर भी हनुमंतैया जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के मसौदा तैयार करने वाले सारे ही लोग सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति हैं। आखिरकार वे वैसा ही सोच सकते हैं जैसा उच्च तबका सोचता है, ऐसा इनका आरोप है। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मसौदा समिति और संविधान सभा इन तीनों अधिकारों को निकाल दे, पर इसके लिए बहुत देर हो गई है। अब तो हमें इन्हें किसी ना किसी प्रकार से स्वीकार करना ही होगा। बड़े हताश से लगते हैं लोग। मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, आरोप किया जाता है कि वो सर्वोच्च वर्ग को बिलोंग करते हैं और सर्वोच्च वर्ग के हित को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का मसौदा बनाया गया है। परंतु अपनी हताशा प्रकट करते समय यह भी कहते हैं कि अब बात करने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, देरी हो गई है। अब तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो मसौदा बनाया उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार की हताशा भी हनुमंतैया कहते हैं। हनुमंतैया कांग्रेस के संविधान सभा में बड़े मुखर सदस्य रहे हैं और बड़े प्रमुख सदस्य रहे हैं। परंतु आगे यह भी जोड़ देते हैं कि इससे भविष्य में निश्चित तौर पर विरोध उत्पन्न हो जाएगा। क्यों विरोध उत्पन्न हो जाएगा? इसलिए विरोध उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि यदि पिछड़े समाज के लोग, यदि अस्पृश्य लोग कोई भी व्यवसाय करने लग जाए,
ब्राह्मणों का व्यवसाय करने लग जाए, पढ़ने लग जाए, प्राध्यापक होने लग जाए, अध्ययन अध्यापन करने लग जाए, तो ब्राह्मण और इनमें संघर्ष तो होने वाला है, हो रहा है, देख रहे हैं। आरक्षण के विरोध का संघर्ष वही संघर्ष है, और इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि विरोध होगा, इसलिए अधिकार हटा देना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं भले ही विरोध हो, परंतु समानता के आधारित समाज प्रस्तापित करना है तो यह अधिकार दिया जाना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, जैसा मैंने कहा है, और यह राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, बाद में 1978 में 44th अमेंडमेंट की गई संविधान में, 44वें संविधान संशोधन के चलते यह अधिकार वहाँ से हटा दिया गया और इसको धारा 360A में रखा गया। अनुच्छेद 360A में इसको रखा गया, फंडामेंटल राइट्स से यह हटा दिया गया। दफा मतलब 124A कानून की धारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सजा देने के लिए खास तौर पर बनाई गई थी। और मैं चलते चलते एक बात कर रहा हूँ, जब लोकमान्य तिलक को इस धारा के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था, और जब मुकदमा चला उनको शिक्षा होने से पहले, तब उस मुकदमे में लोकमान्य तिलक की पैरवी, लोकमान्य तिलक के वकील थे जीना साहब, मोहम्मद अली जीना साहब उस समय लोकमान्य तिलक के वकील थे और लोकमान्य तिलक की ओर से न्यायालय में पैरवी कर रहे थे। और उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक को शायद 6 साल की सज़ा हो गई थी, और उनको अभी के ब्रह्मदेश कहिए, म्यांमार में कहिए, मंडाले, वहाँ का एक बड़ा शहर है, मंडाले के जेल में उनको रखा गया था। और जहाँ पर जेल में रहते हुए उन्होंने गीता रहस्य नाम पर, गीता पर बड़ी सुंदर एक टीकात्मक परीक्षण लिखा है जो गीता रहस्य के नाम से जाना जाता है। तो यह है आज के विद्यमान फौजदारी कानून 124 कानून की, फौजदारी संहिता के धारा 124A की गाथा। यह है उसका इतिहास जो संविधान सभा में सेठ गोविंददास बता रहे हैं। मेरे ऊपर भी, सेठ गोविंददास अपना अनुभव कहते, मेरे ऊपर भी इसी धारा के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था और 2 वर्ष के लिए मुझे कड़ी सजा हुई थी। कहने का मतलब इस संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य हैं जिनको इस धारा 124 के अधीन सेडिशन, देशद्रोह के में कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई थी। बड़ी खुशी की बात है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच इस उपधारा हमें जो दी जा रही हैं उसमें सेडिशन शब्द निकाल दिया है, और वो सेडिशन शब्द निकालने का श्रेय उस समय के संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के भी सदस्य श्री KM मुंशी को जाता है, जिन्होंने इस प्रकार का संशोधन रखा। उसके बाद में वह बताना चाहते हैं, एक बात और भी कहते हैं कि उस समय मूल मसौदे में एक जो आर्टिकल 19 के खंड 1 में कुछ और स्वतंत्रताएं दी गई थी। उसमें एक था संपत्ति के संबंध में अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार माना गया था और उसमें कहा गया था कि टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति ग्रहण करना, संपत्ति प्राप्त करना, उसको धारण करना और अपनी मर्जी से उसको किसी और को सौंप देना, बिक्री के द्वारा या द्वारा, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। बाद में संविधान के संशोधन कर इसको मूलाधिकार से हटाया गया। बहुत विरोध हुआ इसका। डॉक्टर आम्बेडकर भी नहीं चाहते थे कि यह धारा वहाँ पर आए, परंतु कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यह धारा वहाँ पर रखी गई थी। बाद में डॉक्टर आम्बेडकर इसका कुछ स्पष्टीकरण भी देते हैं, वह हम देखेंगे कि हनुमंतैया क्या कहते हैं। श्रीमान, यहाँ मैं अनुच्छेद 13 मसौदे का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस संबंध में मैं सच्चे हृदय से कह सकता हूं कि मसौदा समिति ने प्रथम 4 स्वतंत्रताओं रखने का बहुत अच्छा कार्य किया। कौन सी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत में अबाध संचारण की स्वतंत्रता, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। परंतु बाद की जो 3 अधिकार दिए गए हैं उसका मैं विरोध करता हूँ, उनको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। कौन से? देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता हटा दी जानी चाहिए, संपत्ति धारण करने के अधिकार को हटा दिया जाना चाहिए और कोई भी व्यवसाय, वृद्धि, आजीविका, रोजगार करने की स्वतंत्रता को हटा देना चाहिए, क्योंकि हनुमंतैया कहते हैं कि यह मूलाधिकार नहीं है, ये तो सरकारी पॉलिसी है। सरकार इस पर नीति निर्धारण करेगी, इनको संविधान के मूलाधिकार में स्थान देने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड और आयरलैंड के अतिरिक्त अन्य किसी देश में इन 3 अधिकारों को मूलाधिकार नहीं माना गया है, मूलाधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए इन अधिकारों को यहाँ से हटा देना चाहिए। यह व्यवसाय स्वतंत्रता का अधिकार क्यों रखा गया है? इस देश में जाति व्यवस्था विद्यमान थी, है, और जाति व्यवस्था में जो निम्न स्तर के लोग हैं वो व्यवसाय से बन जाते हैं। भंगियों ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। महारों ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। नाई ने कौन सा काम करना चाहिए, जाति व्यवस्था निर्धारित करती थी। अन्य कोई व्यवसाय वह कर नहीं सकते थे और इसीलिए इस प्रकार के प्रावधान उस समय की परिस्थिति को देखकर रखे गए। परंतु हनुमंतैया जी नहीं चाहते कि इस प्रकार से व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता प्राप्त हो और अन्य देशों का उदाहरण देते हैं। अन्य देशों का उदाहरण देते समय उन्होंने यह भी कहना चाहिए कि भारत में जो जाति व्यवस्था विद्यमान है, यह जाति यहाँ प्रायः एक विशिष्ट व्यवसाय से, ब्राह्मण क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय क्या करेगा, लड़ेगा। वैश्य व्यापार करेगा। शूद्र कृषि करेगा और जो अवर्ण है वो चारों वर्णों की सेवा करेंगे। यह व्यवस्था किसी और देश में नहीं है, यह नहीं कहते हनुमंतैया जी। इस कथन के लिए मुझे क्षमा कर दिया जाएगा कि जिन व्यक्तियों ने इन संवैधानिक प्रस्तावों की रूपरेखा बनाने का कार्य किया है उनमें से अधिकांश समाज के सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति है। किस प्रकार का पूर्वग्रह रखते हैं ये लोग। क्या कहते हैं, भाई जिन्होंने मसौदा बनाया है वो सारे ही उच्च वर्ग के लोग हैं, सारे ही उच्च वर्ग के लोग हैं। अब डॉक्टर आम्बेडकर कौन से उच्च वर्ग से आते हैं भाई? मसौदा समिति के अध्यक्ष स्वयं अछूत थे, स्वयं अछूत थे, शेड्यूल अछूत थे, अनटचेबल थे। और फिर भी हनुमंतैया जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के मसौदा तैयार करने वाले सारे ही लोग सर्वोच्च स्तर के व्यक्ति हैं। आखिरकार वे वैसा ही सोच सकते हैं जैसा उच्च तबका सोचता है। ऐसा इनका आरोप है। वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मसौदा समिति और संविधान सभा इन तीनों अधिकारों को निकाल दे, पर इसके लिए बहुत देर हो गई है। अब तो हमें इन्हें किसी न किसी प्रकार से स्वीकार करना ही होगा। बड़े हताश से लगते हैं लोग। मसौदा डॉक्टर आम्बेडकर ने बनाया, आरोप किया जाता है कि वो सर्वोच्च वर्ग को बिलोंग करते हैं और सर्वोच्च वर्ग के हित को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का मसौदा बनाया गया है। परंतु अपनी हताशा प्रकट करते समय यह भी कहते हैं कि अब बात करने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, देरी हो गई है। अब तो डॉक्टर आम्बेडकर ने जो मसौदा बनाया उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस प्रकार की हताशा भी हनुमंतैया कहते हैं। हनुमंतैया कांग्रेस के संविधान सभा में बड़े मुखर सदस्य रहे हैं और बड़े प्रमुख सदस्य रहे हैं। परंतु आगे यह भी जोड़ देते हैं कि इससे भविष्य में निश्चित तौर पर विरोध उत्पन्न हो जाएगा। क्यों विरोध उत्पन्न हो जाएगा? इसलिए विरोध उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि यदि पिछड़े समाज के लोग, यदि अस्पृश्य लोग कोई भी व्यवसाय करने लग जाए,
ब्राह्मणों का व्यवसाय करने लग जाए, पढ़ने लग जाए, प्राध्यापक होने लग जाए, अध्ययन अध्यापन करने लग जाए, तो ब्राह्मण और इनमें संघर्ष तो होने वाला है, हो रहा है, देख रहे हैं। आरक्षण के विरोध का संघर्ष वही संघर्ष है, और इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि विरोध होगा, इसलिए अधिकार हटा देना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं भले ही विरोध हो, परंतु समानता के आधारित समाज प्रस्तापित करना है तो यह अधिकार दिया जाना चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, जैसा मैंने कहा है, और यह राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, बाद में 1978 में 44th अमेंडमेंट की गई संविधान में, 44वें संविधान संशोधन के चलते यह अधिकार वहाँ से हटा दिया गया और इसको धारा 360A में रखा गया। अनुच्छेद 360A में इसको रखा गया, फंडामेंटल राइट्स से यह हटा दिया गया। आइए काजी सैयद करीमुद्दीन जी क्या कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, काजी सैयद करीमुद्दीन को समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर अपने भाषण में इनका जवाब बड़े सटीक ढंग से देते हैं, और वह जवाब हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि काजी करीमुद्दीन पर्सनल लॉज जो हैं, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इनका पालन इनको फंडामेंटल राइट्स में लाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर इसका विरोध करते हुए जो कहते हैं वह बाद में हम सुनेंगे। काजी सैयद करीमुद्दीन क्या कहते हैं हम सुनेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को तो अस्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि यह अनुच्छेद इस संविधान के मसौदे की आत्मा है। अनुच्छेद 19 को काजी सैयद करीमुद्दीन क्या कहते हैं कि संविधान के मसौदे की आत्मा मतलब संविधान की आत्मा है। तो वो अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं उनको संविधान सभा के सदस्य भारत के नागरिकों के लिए कितना महत्व देते हैं यह इससे स्पष्ट होता है। काजी करीमुद्दीन कहते हैं कि भाई यह अधिकार जो हैं यह संविधान के प्राण हैं। इस अनुच्छेद के अभाव में यह संविधान निष्प्राण हो जाएगा। यदि काजी करीमुद्दीन कहते हैं कि यदि अनुच्छेद 19 निकाल दिया जाए या अनुच्छेद 19 का खंड 1 निकाल दिया जाए तो संविधान निष्प्राण हो जाएगा, उसके प्राण ही हर लिए जाएंगे, उसके प्राण ही निकल जाएंगे। यह भी समझ लेना चाहिए कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वह निस्संदेह इनएलिनिएबल अविच्छेद अधिकार है। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे तब मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था कि फंडामेंटल राइट्स, इसको जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है, बर्थ राइट्स कहा जाता है, इसको नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। और इसकी दूसरी विशेषता ये कही जाती है कि इनएलिनिएबल, कोई भी इसको छीन नहीं सकता, कोई भी इसको छीन नहीं सकता, कोई राज्य नहीं छीन सकता, छीनना नहीं चाहिए, इसको कहते हैं इनएलिनिएबल राइट्स। हमारे संविधान में इन अधिकारों को स्वीकृत किया है, इन अधिकारों को मान्यता दी है और इन अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी की है। क्योंकि राज्य छीन सकता है, व्यक्ति नहीं, राज्य छीन सकता है और उससे संरक्षण की व्यवस्था भी की है। इसीलिए पिछले व्याख्यान में मैंने अनुच्छेद 32 का उल्लेख किया था और इसीलिए काजी करीमुद्दीन इसको इनएलिनिएबल राइट्स कहते हैं। पर सवाल यह है कि यह अधिकार सरकार की इच्छा के अधीन होंगे अथवा यह ऐसे सिद्धांत है जिन्हें हम निर्माण कर रहे हैं। दो बातें कहते हैं, क्या यह अधिकार सरकार की इच्छा पर निर्माण होंगे या हम ऐसे सिद्धांत प्रस्तापित करना चाहते हैं संविधान के माध्यम से जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर होंगे, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। न तो विधि का विषय होंगे न विधान मंडलियों की इच्छाओं के अधीन होंगे। किंतु इस अनुच्छेद के खंड 2 में 2 से 6 तक खंड जनता से उसी आश्वासन को वापस ले लेते हैं जिनके कारण यह सिक्योर कहे जाते हैं। अनुच्छेद 1 में तो अधिकार दिए गए,
परंतु अनुच्छेद के खंड 2 से लेकर तो 6 खंड तक अलग अलग निर्बंध इन अधिकारों पर लगाए गए हैं। और इसीलिए काजी करीमुद्दीन जी शंका उपस्थित करते हैं कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 में जो अधिकार दिए गए हैं उन पर अनुच्छेद 2 से 6 तक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत नहीं बन पा रहे हैं। इन पर शासन प्रशासन का नियंत्रण प्रस्तापित हो रहा है। यह विषय विधि का विषय होंगे, विधानमंडलों के अधीन विषय होंगे। खंड 2 से 6 बहुत ही खतरनाक खंड है, वेरी डेंजरस क्लॉज, क्योंकि यह मूलाधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध रखने वाले इन खंडों का निर्वाचन इंटरप्रिटेशन विधानमंडलों की इच्छा पर नहीं छोड़ सकते। कौन अर्थ लगाएगा? खंड 2 से 6 का अर्थ कौन लगाएगा? विधानमंडल लगाएंगे, संसद लगाएगी, विधानसभा लगाएगी। इस पर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि विधानमंडल हमेशा पक्षपाती हो सकते हैं। यदि आप सचमुच अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि यह सांप्रदायिक राज्य है, क्या आरोप करते हैं? यह सांप्रदायिक राज्य है। मतलब काजी करीमुद्दीन कहते हैं कि जो राज्य अस्तित्व में आ रहा है वह सांप्रदायिक है। अप्रत्यक्ष रूप से वह कहना चाहते हैं कि हिंदू बहुसंख्याक है, यह हिंदुओं का राज होगा। क्या कहना चाहते हैं वो? हिंदू बहुसंख्याक है, यह हिंदुओं का राज होगा, और इसीलिए उसको सांप्रदायिक राज कहते हैं। और खुद अल्पसंख्यक होने के नाते अपने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए वह चिंतित है। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग किसी धर्म को न माने। यदि मुसलमान अल्पसंख्यक अथवा किसी अन्य अल्पसंख्यक के यदि यही विचार है कि वह वैयक्तिक कानून का पालन करना चाहते हैं, तो उन कानूनों की रक्षा की जानी चाहिए। इनकी चिंता क्या है? सैयद करीमुद्दीन की चिंता यह है कि भाई हमारा अपना एक कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह हमारा कानून है, और हम अल्पसंख्यक हैं। आने वाला राज्य हिंदुओं का राज्य होगा, और इस हिंदुओं के राज्य में क्या हमें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी? क्या हमारा पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ सुरक्षित रहेगा, जो हम अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं? और फिर यहाँ पर वह डॉक्टर आम्बेडकर के ही एक किताब का या एक भाषण का उदाहरण देते हैं, जो कहते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर स्वयं स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में कहते हैं। वो काय का उदाहरण देते हैं? स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ पर हमने व्याख्यान दिए हैं, और वो व्याख्यान संदर्भ के लिए पढ़ सकते हैं। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ 1946 में डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक प्रलेख है, और जिसको मिनी संविधान कहा जाता है। उसमें डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, नो लॉ शैल बी मेड एब्रिजिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस, association, assembly, except for consideration of public order and morality। सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता के अधीन रहते हुए सारी ही स्वतंत्रता का उपभोग करने का सब नागरिकों को अधिकार होना चाहिए। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लेगा। 1947 में डॉक्टर आम्बेडकर ये बात कहते थे, परंतु अब जब संविधान के निर्माण का समय आया तो एक ही वर्ष में डॉक्टर आम्बेडकर में इतना परिवर्तन हो गया कि उन्होंने अनुच्छेद 13 में, मसौदे के अनुच्छेद 13 में खंड 2 से लेकर तो खंड 6 तक प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंध का विरोध करने वाले डॉक्टर आम्बेडकर 1946 में विरोध करते हैं प्रतिबंधों का, 1947 में विरोध करते हैं प्रतिबंधों का। वही डॉक्टर आम्बेडकर 1948 में जब मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते मसौदा प्रस्तुत करते हैं तो यही प्रतिबंध लगाते हैं, और इसीलिए वो अनुरोध करते हैं कि खंड 2 से लेकर तो खंड 6 तक यह प्रतिबंध हटा दिए जाए, और उनके धार्मिक अधिकार विशेषतः पर्सनल लॉज को सुरक्षित रखा जाए। मौलाना हसरत मोहानी डॉक्टर BR अम्बेडकर के बड़े निकट के दोस्त,
परंतु उतने ही कठोर टीकाकार, उतने ही कठोर टीका टिप्पणी करने वाले मौलाना हसरत मोहानी क्या कहते हैं। मिस्टर कामत ने एक संशोधन रखा था जिसका जिक्र मैंने नहीं किया, परंतु अभी चर्चा में आ रही है। मिस्टर कामत का संशोधन यह था कि भारत के हर एक नागरिक को शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारत के हर एक नागरिक के पास बंदूक होनी चाहिए, शस्त्र होना चाहिए, तलवार होनी चाहिए, शस्त्र धारण करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह संशोधन था कामत का, जिसकी चर्चा बाद में डॉक्टर आम्बेडकर करते हैं। तो यहाँ हसरत मोहानी जी कहते हैं, द कामत हैज सेड एवरीवन शुड हैव ए राइट टू बेयर आर्म्स, हर एक को शस्त्र धारण करने का अधिकार। दिस इज द टेस्ट अमेंडमेंट। अब यह डॉक्टर आम्बेडकर की परीक्षा की घड़ी है। क्या कहते हैं हसरत मोहन ने, यह अमेंड संशोधन जो है ये डॉक्टर आम्बेडकर की परीक्षा लेने वाला है। इफ डॉक्टर आम्बेडकर एंड हिज कमेटी, मसौदा समिति, आर ऑनेस्ट, यदि वो प्रामाणिक है, यदि वो प्रामाणिक है, देन श्योरली दे ऑट टू एक्सेप्ट द सेक्शन इंक्लूड इन द आर्टिकल एट वंस। यदि वो प्रामाणिक है तो उन्होंने कामत का सजेशन इमीडिएटली स्वीकार करना चाहिए। कौन सा सजेशन? हर एक को शस्त्र धारण करने का अधिकार होना चाहिए। और यह आर्टिकल में जोड़ देना चाहिए, इफ ए वेवर और रेज एनी ऑब्जेक्शन एज आई नो ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग। परंतु मैं जानता हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर इसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो कोई ना कोई इसमें त्रुटि ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई इसमें छेद ढूंढ लेंगे, क्योंकि आगे देखिए, ही विल डू इट, वो इसके लिए सक्षम है। ही विल डू इट एज डॉक्टर आम्बेडकर्स लीगल एबिलिटीज आर एस्टेब्लिश। उनकी संविधानिक वैधानिक गुणवत्ता प्रस्थापित हो चुकी है, और इस प्रस्थापित संवैधानिक वैधानिक गुणवत्ता के चलते यदि उनको कुछ भी स्वीकार नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसे तर्क उपस्थित करेंगे कि वह प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उनकी वैधानिक संवैधानिक एबिलिटीज़ एस्टेब्लिश हो गई। एंड इफ विशेष, यदि वो चाहते हैं, यदि उनकी इच्छा है, ही कैन टर्न नाइट इनटू डे, ही कैन टर्न नाइट इनटू डे। यदि वो चाहे तो रात को दिन बना सकते हैं। ध्यान रहे, अब इसको कैसे लेंगे मुझे मालूम नहीं। मौलाना हसरत मोहनी क्या कहते हैं, यह आदमी इतना काबिल है, डॉक्टर आम्बेडकर नाम का यह शख्स विधान और संविधान के क्षेत्र में इतना काबिल है कि यदि वो चाहे तो रात को दिन भी बना सकता है कि नहीं? सुनने लायक बात। इतनी तारीफ तो हमने भी नहीं की होगी डॉक्टर आम्बेडकर की। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायी कहलाने वाले लोगों ने भी डॉक्टर आम्बेडकर को इस ढंग से संबोधित नहीं किया था कि उनमें इतनी क्षमता थी कि वो दिन रात को दिन बना सकते थे, एंड दिन को रात बना सकते थे, रात को दिन बना सकते थे, एंड डे इनटू नाइट, एंड कैन प्रूव इट कंक्लूसिवली। और ये बिल्कुल निष्कर्ष द्वारा बिल्कुल प्रस्तापित कर सकते हैं कि यह गलत बात है। यदि वो गलत सिद्ध करना चाहे तो उसको गलत सिद्ध करेंगे ही, और उसको सही सिद्ध करना है तो सही सिद्ध करेंगे ही। देन आई वुड लाइक टू टेल हिम दैट दिस इज टेस्ट अमेंडमेंट। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है। एंड इफ़ यू डू नॉट इंक्लूड इट, यदि आपने कामत का सजेशन इंक्लूड नहीं किया, it would mean that your tendency is the same as the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिशों के समय में कांग्रेस बार बार यह मांग कर रही थी कि हमें भी शस्त्र धारण करने का अधिकार मिलना चाहिए। ब्रिटिश शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दे रहे थे, नहीं दिया। तो मौलाना हसरत मोहनी डॉक्टर आम्बेडकर को ब्रिटिश सरकार से तुलना करते हैं और कहते हैं ब्रिटिशों ने यह अधिकार नहीं दिया, डॉक्टर आम्बेडकर भी यह अधिकार नहीं देंगे तो डॉक्टर आम्बेडकर की प्रवृत्ति भी ब्रिटिश सरकार के समान ही है, ऐसा माना जाएगा। और इसीलिए भले ही उनमें रात को दिन और दिन को रात बनाने की क्षमता हो, परंतु मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं कि मेरा अनुरोध है कि डॉक्टर आम्बेडकर इस संशोधन को स्वीकार करे। कल्पना कीजिए, मौलाना हसरत मोहानी
मुस्लिम लीग के सदस्य थे। यदि इस प्रकार का संशोधन आता और हिंदू और मुसलमान दोनों को शस्त्र धारण करने का मूलाधिकार मिल जाता तो भारत की स्थिति क्या होती? भारत की स्थिति क्या होती? कामत ने सजेशन तो रख दिया, मौलाना हसरत मोहनी उनका समर्थन भी करते हैं। देखिए, जब धर्म की बात आती है, जब धर्म की बात आती है तो हिंदू और मुस्लिम एक सुर में बोलते हैं। किसी समय में मुझे याद नहीं आ रहा है कि उस समय आरएसएस के सरसंघ चालक कौन थे, परंतु एक समय ऐसा था, आया था, मुझे निश्चित याद नहीं है, सिर्फ मैं इंसिडेंस बताता हूँ कि दिल्ली के जामा मस्जिद के वो सबसे बड़े मुल्ला जी जो थे, मौलाना बुखारी, इमाम जो थे मौलाना बुखारी, और सरसंघ चालक आरएसएस के एक स्टेज पर आए थे। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कोई विवाद खड़ा हुआ था और एक स्टेज पर आए थे और दोनों ने यह घोषित किया था कि आप अपने धर्म की रक्षा करो, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। इतिहास गवाह है, ढूंढना पड़ेगा वो प्रसंग। मौलाना बुखारी के साथ सरसंघ चालक एक स्टेज पर अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक जगह आए थे भारत सरकार के विरोध में। तो यह मौलाना हसरत मोहानी किसका समर्थन कर रहे हैं? कामत का। और किसका विरोध कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर का। किसको कह रहे हैं ब्रिटिश जैसे हैं? डॉक्टर अंबेडकर को। ये समय की बात होती है, समझ लीजिए। इसमें जो लिखा जाता है वह बहुत कम है, जो नहीं लिखा जाता, जो समझना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसी को कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अर्थ लगाते समय हमेशा से यह कहता है कि जो लिखा गया है संविधान में वह प्राथमिक सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। जो नहीं लिखा गया है वो भी हम पढ़ना चाहते हैं जब संविधान का अर्थ लगाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो जो नहीं बोल रहे हैं मौलाना हसरत मोहानी, वो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ उसके पीछे का। और इसीलिए मौलाना हसरत मोहानी कांग्रेस के कट्टर शत्रु विरोधक होते हुए भी कामत के संशोधन का समर्थन करते हैं। आरएसएस और मौलाना बुखारी, इमाम बुखारी एक दूसरे के कट्टर विरोधक होते हुए भी अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए एक स्टेज पर आ सकते हैं। आइए प्रोफेसर यशवंत राय जी क्या कहते हैं उनको भी सुन लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यशवंत राय जी का। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के हरिजन मसौदा समिति के अध्यक्ष के बहुत ज़्यादा आभारी है। किसके? डॉक्टर अंबेडकर के बहुत ज़्यादा आभारी है। क्यों आभारी है? हरिजन। वो डॉक्टर अंबेडकर को भी अप्रत्यक्ष रूप से हरिजन कहना चाह रहे हैं। बड़े अजीब से वो लोग होते हैं ना। हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि गांधीवादी थे। परंतु डॉक्टर अंबेडकर को भी हरिजन कहना कैसे लगता है? डॉक्टर अंबेडकर का आभारी हूँ क्योंकि वो भी हरिजन है और उन्होंने इस कानून में, इस प्रावधान, इस अनुच्छेद में हरिजनों के हित के लिए, पंजाब के हरिजनों के हित के लिए कुछ रखा है, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर के आभार माने। तो ये प्रोफेसर यशवंत राय हरिजन, डॉक्टर अंबेडकर हरिजन और पंजाब के हरिजन, ये तीनों को वो जोड़ना चाहते हैं। सुन लीजिए, मैं आभारी हूँ उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 13 रखा। आज तक पंजाब के अंदर यह प्रथा है कि एक खास समुदाय ही जमीन खरीदी कर सकता है और खेतीबाड़ी का काम कर सकता है। पंजाब में कानून था ब्रिटिशों के ज़माने में, वह कानून यह कहता था कि एक विशिष्ट समुदाय ही जमीन खरीदेगा और खेतीबाड़ी करेगा। लेकिन हरिजन, जिनमें 90% लोग हैं जो खेतीबाड़ी का काम तो करते हैं, उनको ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं है।
और ज़मीन नहीं खरीद सकते। खेती पर काम करेंगे, कानून था खेती पर काम करेंगे, परंतु वह ज़मीन नहीं खरीद सकते और न वह अपने मकान बनाने के लिए भी ज़मीन खरीद कर सकते हैं। ये ब्रिटिशों के समय का कानून था। खेती पर काम करेंगे परंतु मकान के लिए ज़मीन के मालक नहीं हो सकते, ज़मीन के मालक नहीं हो सकते। परंतु यशवंत राय कहते हैं लेकिन इस अनुच्छेद के स्वीकृत होने के बाद उनको यह सुविधा मिल गई, लास्ट कोई भी व्यवसाय उद्योग करने की स्वतंत्रता, आजीविका की उसके तहत इनको भी ज़मीन की खरीदी का अधिकार प्राप्त होता है, जिनको निकाल देने की बात हनुमंत जी कहते हैं। तो इसीलिए प्रोफेसर यशवंत राय कहते हैं कि भाई पंजाब के हरिजन तो उनको दुआ देंगे कि इस संविधान के लागू होने के बाद उनको भी ज़मीन की खरीदी का अधिकार मिलेगा, मकान के लिए, खेती के लिए तथा खेती बाड़ी के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं यदि उनके पास पैसा हो, इतनी शक्ति हो तो। और इसीलिए वो डॉक्टर आम्बेडकर के आभारी है। देखिए हनुमंतैया क्या सोचते हैं और उन्हीं के पार्टी के यशवंत राय क्या सोचते हैं और डॉक्टर आम्बेडकर की सोच क्या है, डॉक्टर आम्बेडकर की सोच क्या है। अब आइए टीटी कृष्णमाचारी की बात करते हैं। टीटी कृष्णमाचारी भी कुछ कहना चाहते हैं। यद्यपि मुझे कभी कभी किसी विशेष अवसर पर मसौदा समिति के सामान्य कार्य की तीव्र आलोचना भी करनी पड़ती है, पर इसमें शक नहीं कि मसौदा समिति ने इस बात में सुंदर मध्यम मार्ग ग्रहण किया है कि उसने इस अनुच्छेद के माध्यम से उन अधिकारों का उचित क्रमबद्ध व्यवस्था की है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। चलिए इस बार बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। पिछली बार तो उन्होंने कहा कि संविधान तो वकीलों का स्वर्ग बनने वाला है, सारे वकील लोग दौड़े दौड़े न्यायालय में जाएंगे संविधान का अर्थ लगाने के लिए और पैसा बनाएंगे और लोगों को लूटेंगे, ऐसा आरोप किया गया था। मगर इस वक्त वो तारीफ करते हैं कि बड़े ही अच्छे क्रम से इस संविधान के इस अनुच्छेद में अधिकारों को रखा गया है। साथ ही उन अधिकारों पर ऐसे प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनसे यह आश्वासन हो जाए कि राज्य और संविधान जिसके निर्माण का हम आज प्रयत्न कर रहे अबाध रूप में फलेंगे फूलेंगे। तो दोनों का समर्थन करते हैं, अधिकारों का भी समर्थन करते हैं और अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी समर्थन करते हैं और यह मानते हैं कि संविधान और राज्य दोनों साथ साथ फलेंगे फूलेंगे, दोनों साथ साथ उन्नत होते जाएंगे। परंतु समस्या यह है कि हम अपना संविधान उन प्रतिबंधों के साथ बना रहे हैं जो आज वर्तमान की वस्तुस्थिति के अनुसार आवश्यक है, अथवा हमें उस कल का चिंतन करना है जब वातावरण शांत हो जाएगा और जब इन अधिकारों का प्रयोग करना राज्य के लिए आवश्यक न होगा। वर्तमान में क्या है? देश का विभाजन हो चुका है, देश में अशांति का माहौल है, देश में संघर्ष का माहौल है, देश में तनाव का माहौल है। ऐसे माहौल में यह प्रतिबंध उचित भी हो सकते हैं, परंतु भविष्य में जब ऐसा माहौल नहीं रहेगा तभी भी क्या इस प्रकार के प्रतिबंध उचित माने जाएंगे? देखिए क्या क्या सोचते हैं लोग। 2021 में यह प्रतिबंध सही में उचित हैं? ऐसा लगता है रखे गए हैं। परिस्थिति बदल गई है, सोचने वाली बात है। आज भी हम चाहते हैं कि 124 से हटा दिया जाना चाहिए, यूएपीए कानून हटा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के मेरा यह विचार होता है कि इस विषय पर भी मसौदा समिति और मेरे मित्र डॉक्टर आम्बेडकर ने सुंदर मध्यम मार्ग प्रस्तुत किया है। और ठीक है, आज के लिए ठीक है, कल के लिए ठीक हो ना हो या कल सोचा जाएगा, पार्लियामेंट इसके बारे में सोच सकते हैं। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने अधिकार तो दिए हैं परंतु प्रतिबंधों के साथ दिए हैं और इसको कृष्णमाचारी जी मध्यम मार्ग कहते हैं। संपत्ति के अधिकार के संबंध में हम लोगों ने बात की है, वो मूलाधिकार में था और कृष्णमाचार्य जी उसका समर्थन भी करते हैं, परंतु बाद में संविधान संशोधन के साथ उसको हटा दिया गया है। आगे कहते हैं कि मुंशी जी का राजद्रोह शब्द का हटा दिया जाए का मैं समर्थन करता हूँ। जिन अधिकारों को यहाँ क्रमबद्ध किया गया है उनको इतना कम करना कि वे निष्क्रिय हो जाए उन नेताओं पर निर्भर है जो हम आगे प्राप्त होंगे।
कितनी सटीक बात कही है। अधिकार दिए हैं, प्रतिबंध भी लगाए हैं, परंतु यह प्रतिबंध ऐसे न हो, प्रतिबंधों का अवलंब इस प्रकार से न किया जाए कि उन अधिकारों का संकोच हो। यह किस पर निर्भर करेगा? आगे आने वाले नेताओं पर निर्भर करेगा, आगे आने वाले संसद पर निर्भर करेगा। और टी कृष्णमाचारी की शंका आशंका सही साबित हो रही है। 70 साल बाद हमें ऐसे नेता मिले जो इन अधिकारों का संकोच करने में विश्वास करते हैं, उसी संविधान के प्रावधान के साथ। डॉक्टर आम्बेडकर बड़े आशावादी थे, परंतु कृष्णमाचारी उतने आशावादी नहीं थे। और कृष्णमाचारी की बात सच होती हुई दिखाई पड़ रही है कि हमें ऐसे नेता मिले हैं, या भारत के लोगों ने ऐसे नेताओं को चुना है जो नेता संविधान ने दिए हुए मूलाधिकार में विश्वास नहीं करते, जो नेता डॉक्टर आम्बेडकर की फिलॉसफी में विश्वास नहीं करते, जो नेता संविधान की शपथ तो लेते हैं परंतु संविधान में विश्वास नहीं करते और रात दिन संविधान नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए नेता जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए उन नेताओं को चुनने वाले लोग जिम्मेदार हैं। पहली जिम्मेदारी लोगों की है, क्योंकि संविधान के पहला सेंटेंस, उद्देशिका का पहला शब्द हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग, यह संविधान का उद्देशिका का पहला शब्द होने के नाते जो कुछ भी होता है उसके लिए भारत के लोग जिम्मेदार हैं, कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि लोग सार्वभौम हैं। जो अच्छा हुआ उसके लिए भी लोग जिम्मेदार हैं, जो नहीं हो रहा है उसके लिए भी लोग जिम्मेदार हैं। हम, यह नेता बुरा है, यह नेता ऐसा है, वो नेता ऐसा है, ऐसा मानकर नेताओं पर दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि 70 साल की डेमोक्रेसी में यदि संविधान को लागू करने वाला सही नेता हम यदि नहीं चुन पाए तो यह हमारा दोष है, लोगों का दोष है। लक्ष्मी नारायण साहू क्या कहते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा सुन लेंगे। महोदय, अनुच्छेद 13 पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अनुच्छेद पर पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो स्वतंत्रता हम लोगों को इसने दी गई है, इस स्वतंत्रता के पहले सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल लिखकर पहले से ही कह दिया गया है, डरा दिया गया है कि तुम लोग स्वतंत्र हो, तुमको यह स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसके पहले जो शब्द हैं सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल, इसका अर्थ है खंड 1 में जो आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है वह स्वतंत्रताएं खंड 2 से लेकर तो 6 तक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके अधीन होगी। और इसीलिए लक्ष्मी नारायण साहू कहते हैं कि हमें डराया जा रहा है। मैं तो डर गया हूँ इससे, ये प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, ये मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। फिर इसके लिए उपखंड 2, 3, 4, 5, 6 लगाए गए हैं और उसमें फिर से कहा जाता है कि तुम लोग इतने ही स्वाधीन हो, नहीं तो तुम लोगों को बहुत तकलीफ होगी, तुम लोगों को दुख मिलेंगे। प्रतिबंधों पर बार बार आघात किया जा रहा है। लोग अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, विरोधी मत व्यक्त कर रहे हैं, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर इसके समर्थक थे, क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर की मान्यता यह थी कि अधिकार एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह दोनों हटा दिए जाने चाहिए। पहले तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस यह शब्द भी हटा देना चाहिए और उसके बाद में खंड 2, 3, 4, 5, 6 को भी हटा देना चाहिए। तब तो हम लोगों के लिए स्वतंत्रता की जो मूर्ति हैं वह हमें मालूम होगी कि वो कैसी हैं। जब तक यह खंड रहेंगे तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से अलग अलग मत प्रदर्शन किए गए हैं। हम यहाँ रुकेंगे और अंतिम बार इसी पर चर्चा की, अंतिम बार हम डॉक्टर आम्बेडकर को सुनेंगे और डॉक्टर आम्बेडकर के लिए एक विशेष व्याख्यान मैं बचा के रखता हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ रुकूंगा। यहाँ हम आज
आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। आप लोग सुनते हैं, इसके लिए आभारी हैं। प्रतिक्रियाएं कोई व्यक्त करता है, उन प्रतिक्रियाओं के लिए भी मैं आभारी हूं। परंतु मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि संविधान सभा डिबेट्स पढ़िए, संविधान पढ़िए। डिबेट्स हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में उपलब्ध हैं। मराठी के डिबेट्स यदि किसी को चाहिए तो ज़रूर वामन सोमकोर जी से आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान के लिए।